नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। 8:55 हो चुके हैं और प्राइम टाइम बुलेटिन लेकर मैं संजीव शर्मा आपकी समक्ष हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। दिन भर की कुछ बड़ी चर्चाओं पे नज़र डालेंगे। लगातार आप जुड़ रहे हैं, गौरव धीमान जुड़ गए, पंकज आज़ाद जुड़ गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जुड़ते हैं, बीच बीच में हमारा जुड़ाव आपसे नहीं हो पाता, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। राजेश गंगोत्रा जी नमस्ते। अरुण राजपूत जी कैसे हैं आप? सब लोग ठीक हैं? काइंडली इसको शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा जुड़ाव आजकल इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग है। रात के 11-12 बज जाते हैं और फिर कई बार ऐसी जगह में होते हैं जहाँ सिग्नल नहीं होता, लेकिन कोशिश करते हैं कि आपको जो है बाकी जो कवरेज है चुनाव की वो दिखाएं। कुलदीप शर्मा जी, और उसको आपका प्यार भी मिल रहा है। कुलदीप शर्मा जी, रंजीत सिंह रज्जू जी, मंजू बैदे जी, भूरी सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जुड़िए आप जल्दी से जल्दी और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। और आज हिमाचल प्रदेश में 5,000 से ज़्यादा वोट पड़े हैं। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में नई सरकार चुनने के लिए बाकायदा वोटिंग शुरू हो चुकी है। कहाँ कहाँ ये वोटिंग हो रही है, किस किस ने वोट डाला, ये आपको बता दें। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 34वीं बार श्याम शरण नेगी जी उर्फ गुरु जी ने वोट डाला है। देश के प्रथम मतदाता, हमारा मान सम्मान है, हिमाचल से हैं। 25 अक्टूबर 1951 को उन्होंने वोट डाला था। बड़ा दिलचस्प संस्मरण उन्होंने सुनाए थे, मैं कई बार उनसे मिला हूं, चर्चा करेंगे आज। बहाने से स्मृति पटेल को भी यहीं ले आएंगे। और आपने 3 दिन पहले सुना होगा कि 2 करोड़ कैश पकड़ा गया था डमटाल के पास। लेकिन आज की बड़ी खबर यह है कि 28 करोड़ की शराब पकड़ी गई है और 3 करोड़ का सोना भी जब्त हुआ है। बात हम आज ओपीएस की भी करेंगे, जिसको लेकर बड़ी बयानबाजियां हो रही हैं। जीओआईटी की भी करेंगे, 817, 556, 447, 339, सबकी बात करेंगे जी। एनएचएम की भी करेंगे और पुलिस की भी बात करेंगे। लेकिन आपको यह भी बताएंगे कि कांग्रेस ने एक और सिक्सर मारा है। कहां जाके लगा है, कितने भी नहीं। वर्ल्ड कप चल रहा है ना, तो सारे बैटिंग हो रही है ताबड़तोड़। उधर नड्डा ने आज मिट्टी का हक मांगा बिलासपुर में। क्या कहा उन्होंने, इसकी भी बताएं, ये भी बताएंगे आपको। और आज योगी और शाह, मोदी और शाह नहीं, योगी और शाह एक साथ गरजे। यहां पे उन्होंने डबल अटैक किया, दोनों ने 3-3 रैलियां करी। अब कल फिर से उनके कार्यक्रम हैं। कल केजरीवाल भी आएंगे सोलन से, लंबे समय बाद आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी कहाँ है कहाँ नहीं, ये भी बताएंगे। लेकिन उनको झटका भी लगा है। ये तमाम चीज़ें हम आपकी नज़र करेंगे, एक एक करके तमाम खबरों पे आएंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे उस बड़ी खबर की जिसको आप हेडिंग में सबसे ऊपर देख रहे होंगे। 28 करोड़ 19,48,283 रुपए की शराब पकड़ी गई है। जी हाँ, जब से आचार संहिता लगी है तब से लेकर अब तक राजस्व विभाग ने छापामारी करके विभिन्न विभागों ने, राजस्व विभाग नहीं, पुलिस ने भी, राजस्व विभाग ने, विभिन्न विभागों ने 28 करोड़ 19,48,283 रुपए की अवैध शराब, नकदी, नशीले पदार्थ आदि जब्त किया है और जुर्माना लगाया है। 3,06,66,13 रुपए का इसमें सोना भी जब्त हुआ है। 2 करोड़ की नकदी आपने देखा है कि वहां पे पकड़ी गई थी डमटाल में। तो लगातार ये इसलिए हम आपको बता रहे हैं, खासतौर से ये शराब वाला मामला हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 2 दिन से अमित शाह हिमाचल प्रदेश में हैं और अपनी रैलियों में उन्होंने एक संकल्प लिया है। जो विजय संकल्प रैलियों को वो संबोधित कर रहे हैं, उनमें वो संकल्प ले रहे हैं। आज नदौन में भी लिया, बाकी जगहों पे भी लिया होगा। नदौन में मैं था तो मैंने सुना खुद पे। वो कह रहे हैं कि हिमाचल को अगले 5 साल में ड्रग्स फ्री बनाएंगे, नशा मुक्त कर देंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि इन्हीं चुनावों में करोड़ों की शराब बह रही है नदियों की तरह। एक तरफ नेता कुछ और दावा कर रहे हैं और दूसरी तरफ हकीकत कुछ और है। वैसे सवाल उनसे यह भी बनता है, मौका नहीं मिलता ना सवाल करने का, लेकिन एक सवाल तो यह भी है, एक सोच तो यह भी है कि 5 साल में आप अगर ड्रग फ्री कर देंगे हिमाचल प्रदेश को, तो 5 साल में आपने किया क्या? यह हिसाब किताब भी मांगा जाना चाहिए। हमें लगा कि मांगा जाना चाहिए तो हम उठा रहे हैं। आपको भी लग रहा होगा कि अगर ड्रग्स फ्री अगले 5 साल में करना है उनकी सरकार ने, तो अभी उन्होंने क्या किया। तो ये उन्होंने जो है, मैंने आंकड़े आपको बताए, ये लगातार छापेमारियां जारी हैं अलग अलग बैनर्स के तहत, अलग अलग विभागों के तहत। तो ये उनका जो है इस तरह से एक समायोजन
विभागों का रहता था, उन्होंने इस तरह से जो है ये नाकेबंदियां करके मामला पकड़ा है। हिमाचल प्रदेश में वोटिंग शुरू हो गई है जी। जी हाँ, आपका वोट तो चलेगा 12 तारीख को, लेकिन जो अधिक आयु के हैं, शारीरिक रूप से थोड़े लाचार हैं, या फिर एसेंशियल सर्विसेज में काम करते हैं और वोटिंग वाले दिन उनकी ड्यूटियां कहीं और लगी हैं, उनके लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था है। इस बार हमारे लिए भी है, पत्रकारों के लिए भी। विडंबना ये रहती है कि हम लोग आपको तमाम खबरें देते हैं, तमाम हम अपीलें आपसे करते हैं कि आप वोट डालिए, लेकिन हम लोग वोट नहीं डाल पाते हैं, क्योंकि वोट मेरा यहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ आज हमीरपुर में है, और जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन मैं या तो फील्ड में कहीं होगा किसी वीआईपी की कवरेज के पोलिंग की कवरेज करने के लिए, या स्टूडियो में रहूंगा। ऐसे में दिक्कत आती थी। इस बार दिक्कत दूर हुई है, अच्छी बात है। आज कुल मिला के जो वोट पड़े हैं 5000 से ज़्यादा पड़े हैं, 5093 वोट पड़े हैं, और इसमें जो वोट है आज डाला, पिछले कल से शुरू हो गई थी पोस्टल बैलेट डालने, लेकिन आज श्याम शरण नेगी जी ने वोट डाला है। देश के प्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी जी ने वोट डाला है, उनकी चर्चा करेंगे। चंबा में आज कोई वोट नहीं डाला, 12 जिलों का मैं आंकड़ा दे रहा हूँ। कांगड़ा में 366 डले, लाहौल स्पीति में कोई वोट नहीं डाला, कुल्लू में 297 वोट डले हैं, मंडी में 1991 वोट डले हैं, हमीरपुर में 0 वोट डला है जी, ऊना में 528, बिलासपुर में 838, सोलन में 315, सिरमौर में 0, शिमला में 669 और किन्नौर में 89 वोट डले हैं। तो ये 12 जिलों का मैंने आंकड़ा दिया। आज कुल मिला के 5093 वोट जो है वो डले हैं। कुल मिला के अब तक जो है 1,70,403 लोगों ने फॉर्म 12D लिया है, जिसके तहत आप अपनी बैलेट वोट कास्ट कर सकते हैं। ये 80+ वाले जो नागरिक हैं उनके लिए है। पर्सन विद डिसेबिलिटी, PWD जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, उन वोटर्स के लिए, PWD वोटर्स के लिए है, या फिर एसेंशियल सर्विसेज में लगे जो लोग कर्मचारी हैं या दूसरे लोग हैं उनके लिए है। तो ये 1,70,403 लोगों ने ये फॉर्म लिए हैं। अब तक 43,143 फॉर्म भर के आ चुके हैं, और आज जो है हमारे यहाँ 5,000 लोगों ने पोलिंग करी है। आप देख सकते हैं उत्साह है। इस उत्साह को आप पोलिंग वाले दिन तक बनाए रखिएगा, और जिस दिन आपकी बारी आएगी आप वोट जरूर डालिएगा, क्योंकि इस बार 99 नहीं 100% का टारगेट लेके चुनाव योग चल रहा है, और इस टारगेट को तभी पूरा किया जा सकता है जब आप साथ में हो। अब बात करते हैं दूसरी खबरों की। दूसरी खबरों में अगर आप हमारे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि श्याम शरण नेगी जी के बारे में हम थोड़ा आपसे चर्चा करना चाहेंगे। आप जानते होंगे, आप तो पूरी दुनिया उनको जानती है, भारत के दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, और भारत के पहले मतदाता। पहली बार जब ये पता चला था, बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है, ये 2007 के आसपास की बात है। तब श्रीमती मनीषा नंदा चीफ इलेक्शन ऑफिसर हुआ करती थी हिमाचल प्रदेश की। रात के 11:30 बजे के आसपास उनका एक संदेश मोबाइल पे आया कि वी हैव डिस्कवर्ड द फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिया। मैं थोड़ा चौंका, मैंने तुरंत उनको फ़ोन किया, फ़ोन उठाया तो उन्होंने बताया कि हमने खोज निकाला है देश के पहले मतदाता को। बड़ा इंटरेस्टिंग मामला था। उन्होंने बताया कि देखिए, उन दिनों पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर हिमाचल प्रदेश में फोटो इलेक्टोरल रोल जो थे वो बन रहे थे, मतदाता पहचान पत्र बन रहे थे फोटो वाले। उसमें पायलट प्रोजेक्ट के तहत ही किन्नौर और सोलन में सबसे पहले काम शुरू हुआ। तो जब ये वहाँ काम शुरू हुआ तो एज के लिहाज से जब 90+ में देखा उन्होंने, तो उनको लगा कि अगर ये 90+ के हैं तो इन्होंने पहले चुनाव में भी वोट डाला होगा। पहुंचते पहुंचते मामला यहाँ तक पहुंच गया कि जनाब पहले चुनाव में नहीं, गुरुजी ने पहला वोट ही डाला था। जब फिर उसके बाद हमें पता चला, हम तुरंत भागे। मेरी पहली मुलाकात गुरुजी से हुई, तब गुरुजी अभी भी स्वस्थ हैं, ईश्वर उनको दीर्घायु प्रदान करें, लेकिन तब बहुत अच्छे मोमेंटम में बोलते थे, स्वास्थ्य उनका बहुत बेहतर ढंग से था। अभी थोड़ा कई बरस हो गए, 15-16 साल का उसमें भी गैप आ गया आगे। तो गुरुजी ने बताया था कि वो उनकी ड्यूटी लगी थी चुनाव दिलवाने के लिए। दरअसल नेहरू जी चाहते थे कि पहले चुनाव में सभी जगहों से मतदान हो, शमूलियत हो, लेकिन ट्राइबल एरिया में किन्नौर को चुना तो गया था, लेकिन उन दिनों ये बहुत जल्दी बंद हो जाता था, सर्दियों में बंद हो जाता था, मार्च में चुनाव होने तब ये खुला नहीं होता था। ऐसे में अक्टूबर में डलवाए गए। 52 में मार्च में हुआ था चुनाव 1952 का, लेकिन पहले वोटिंग करा ली गई ट्राइबल एरियाज में। आपको याद होगा, यहाँ 3 सीटें हमारी ट्राइबल की सरकार बनने के बाद उनके लिए वोटिंग होती थी, लेकिन वो जो लोकसभा का चुनाव पहला था उसमें 3 महीने पहले वोटिंग करवा ली गई थी, और सांकेतिक वोटिंग थी। हालांकि ये सिर्फ ये छानने के लिए कि सब जगह हो रहा है। तो गुरुजी को ये सौंपा गया। गुरुजी थे, टीचर थे, उनको ही एक तरह से पोलिंग एजेंट मान लीजिए आप, या वोट डालने का काम जो था उनका था। तो सबसे पहले उन्होंने अपना वोट डाला, फिर वो गांव गांव वोट डालने गए, दिलवाने गए। उनको याद है कि कनस्तर
जिसको पीपा भी बोलते हैं आप, कनस्तर, टीन के कनस्तर में को जो है बैलेट बॉक्स का एक रूप दिया गया था और उसमें लोग अपना नाम लिखते थे, कागज पे नाम लिख के उसमें डाल देते थे, सांकेतिक था ये। तो गुरुजी ने सबसे पहले डाला, फिर उसके बाद गए तो उन्होंने बताया कि मैं कल्पा से पैदल चल के नीचे पीओ गया, फिर पीओ से मैं रिब्बा गया, पुवारी गया, इस तरह से उन्होंने आसपास के जितना उनको संभव हो सका उतने किए। अब दिलचस्प ढंग से वो मत कभी भी दिल्ली नहीं गए, लेकिन मत चला गया। समझ रहे हैं ना, मत नहीं गए, वोट नहीं गए, लेकिन ओपिनियन दिल्ली चला गया। और ओपिनियन ये था कि लोग जो हैं लोकतंत्र में शमूलियत करें। तो इस तरह से शुरुआत हुई थी जी देश में लोकतंत्र की। और सबसे पहले मतदाता बने थे श्याम शरण नेगी जी। और अब वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन मनीषा नंदा जी ने उनको खोजा था। उसके बाद मुख्य निर्वाचन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे चावला साहब, वो भी वहाँ पे आए थे उनको सम्मानित करने के लिए। ये लंबी कहानियाँ हैं, आप जानते हैं इनको। तो ये मुझे थोड़ा सा याद आया, तो मुझे लगा कि अपना संस्मरण जो है वो सुनाना चाहिए। आज की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार रैलियां कर रही है। आज शाह ने और योगी जी ने रैली करी है, अमित शाह जी और योगी जी ने रैलियां करी हैं। हमीरपुर में दोनों की साइमल्टेनियसली रैलियां थी, एक की बिज्जड़ में चल रही थी और एक की नदौन में चल रही थी। उसके बाद धर्मशाला, उसके बाद बलद्वाड़ा में योगी जी, धर्मशाला में शाह जी, उसके बाद नालागढ़ में, और उसके बाद योगी जी की भी तीसरी रैली हुई। और उधर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जो बिलासपुर में डटे हैं, क्योंकि बिलासपुर में दिक्कतें ज़्यादा हैं बीजेपी को। अभी वहाँ कई चीज़ें झेलनी पड़ रही हैं, अपनों का रंज झेलना पड़ रहा है, बगावत ना भी कहे तो अपनों का मलाल झेलना पड़ रहा है। तो उसको सेट करने के लिए वो है यहाँ पे हैं। तो जो दोनों प्रमुख वक्ता थे उन्होंने कांग्रेस को निशाने पे लिया। योगी जी ने कहा कि भ्रमजाल में फंसाया जाता है कांग्रेस के द्वारा, जबकि वास्तविकता ये है कि बीजेपी जो करती है, जो कहती है, वही करके दिखाती है। कथनी करनी में अंतर नहीं है, कांग्रेस की कथनी करनी में अंतर है। उन्होंने ये भी कहा, अयोध्या की बात करी, बाकी मुद्दों की बात करी और कहा कि हमने यूपी से गुंडा राज खत्म कर दिया है, हिमाचल वालों गलती मत करना नहीं तो यहाँ आ जाएगा, ये उन्होंने कहा। और बड़सर वालों से उन्होंने कहा कि पिछली बार थोड़ी सी गलती कर दी, थोड़ी सी कमी रह गई थी, इस बार माया शर्मा को वो उस कमी को भी पूरा करके जिताएं। उधर विजय अग्निहोत्री के पक्ष में जनसभा करते हुए नदौन में खास तौर से उन्होंने सुखविंदर सुक्खू को निशाने पर लिया अमित शाह जी ने, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस में हर जिले में एक मुख्यमंत्री घूम रहा है और यहाँ भी यानी नदौन में भी घूम रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि उनका नंबर नहीं आएगा, क्योंकि वो किसी बड़े परिवार के सदस्य नहीं है। जबकि एक खास ही किस्म के लोग जो हैं, राजे रजवाड़े लोग जो हैं, यहाँ पे मुख्यमंत्री बनते हैं। राजे रजवाड़ों का उन्होंने मुद्दा कहा, उन्होंने कहा कि वो बड़े परिवार से नहीं हो, राजे रजवाड़ों के परिवार से नहीं है, इसलिए सुक्खू जी को ये गलतफहमी है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा नहीं होगा उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि बीजेपी ही रिवाज बदलेगी और सत्ता में आएगी। तो ये थी रैलियों की बात। लेकिन दूसरी तरफ रिवाज बदलने के लिए जो असली मेहनत कर रहे हैं वो है जगत प्रकाश नड्डा। उनका अपना घर है, रिवाज नहीं बदला तो दिक्कत होगी, जहरा तौर पे जिम्मेदारी उन पर भी आएगी, उससे बच नहीं सकते, इसलिए उसको निभा रहे हैं। आज उन्होंने बिलासपुर में अपने अलग अलग जगहों पे जनसभाएं करते हुए लोगों से अपील करी कि वे बीजेपी को वोट दें। उन्होंने कहा कि पौधा चाहे कितना ही बढ़िया किस्म का हो, उस पर कितने ही स्वादिष्ट फल लगे हों, लेकिन अगर मिट्टी अपना हक अदा नहीं करेगी तो पौधा सूख जाता है, ये उन्होंने कहा। इसलिए उन्होंने कहा कि मिट्टी को जो है अपना हक अदा करना चाहिए और आप ये काम करिए, क्योंकि ये चुनाव मेरे लिए नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए और प्रदेश के भविष्य के लिए है। दरअसल ये बातें जगत प्रकाश नड्डा को इसलिए करनी पड़ रही हैं क्योंकि बिलासपुर में बहुत ज़्यादा मुखालफत झेलनी पड़ रही है बीजेपी के कैंडिडेट्स को, त्रिलोक जम्वाल को, जीतराम कटवाल को, राजेंद्र गर्ग को, खासतौर से इन 3 सीटों पे, क्योंकि महत्वाकांक्षाएं बहुत हैं। बहुत से नेता चाहते थे कि टिकटें उनको मिलें। जब बातें ये भी चली कि बहुत से नेताओं की टिकटें कटेंगी तो जाहिर है कि फिर ये भी बातें चलनी थी कि हमको दे दी जाए, तो इसी हमको दे दी जाए या हमें भी मिल जाएगी, इस चक्कर में जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं लोगों की आ गई और फिर अब नाराजगियां भी आ गई। उन नाराजगियों को दूर करने में नड्डा जी लगे हुए हैं। हालांकि ओवरऑल जो नाराजगियों की बात है वो ये है कि बीजेपी ने
कई लोगों को निकाला है। आज कांग्रेस ने जो है 6 और लोगों को निकाला है। इसमें अन्नी ब्लॉक कमेटी के उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा, जिला कांग्रेस कमेटी कुल्लू के महासचिव लोकराज ठाकुर, शेर सिंह ठाकुर, विजय कंवर, आनी से ही पंकज कुमार और शिमला शहरी से अभिषेक बरवालिया, सुलह से कांग्रेस पार्टी के राज्य सचिव सुनील कुमार, वो जसवा परागपुर से मुकेश कुमार को उन्होंने पार्टी से निकाल दिया 6 साल के लिए। तो ये सिक्सर लगाया जी कांग्रेस ने आज। 6 साल के लिए 6 लोगों को पहले भी निष्कासित किया था, जिसमें सुभाष मंगलेट, गंगूराम मुसाफिर, जगजीवन पाल ये लोग थे जी। और ठोक से विजयपाल खाची थे, आनी से परसराम थे, जयसिंहपुर से सुशील कौल को निकाल दिया था 6 साल के लिए। तो ये लगातार चला हुआ है। उधर बीजेपी भी कई लोगों को लगातार निकाल चुकी है और आज जो है राम सिंह को भी 6 साल के लिए राम राम कर दी है पार्टी ने। वास्तविकता ये है कि अब ये एक रूटीन सी खबर जाती है, 6 साल के लिए निकाल दिया। तो जैसे ही कोई कहता है ना कि उस नेता को 6 साल के लिए निकाल दिया, अरे 2 दिन में आ जाएगा अगले इलेक्शन में, और होता भी यही है। अगले ही इलेक्शन में ये तमाम बागी अपनी अपनी पार्टियों के अंदर होते हैं और कोई पार्टी इनको 6 साल के लिए बाहर रखने के लिए अफोर्ड ही नहीं कर पाती। मैंने आपको पिछले दिनों भी उदाहरण दिया था, आपने उदाहरण लिया होगा चेतन बरागटा का। प्रभारी जी ने कहा था कि जब तक मैं प्रभारी हूं, चेतन बरागटा सवाल ही पैदा नहीं होता पार्टी में आ जाए। ये तो संभव ही नहीं है, चेतन बरागटा कैसे पार्टी में आ सकते हैं। लेकिन चेतन बरागटा पार्टी में आए भी, टिकट लेके लड़ भी रहे हैं। ये स्थितियां बाकी जगह हैं और ये 6 साल तो बाद की बात है, ये 8 महीने पहले की बात है। जब पिछला चुनाव हुआ ना, चुनाव 8-10 महीने पहले, अक्टूबर की बात थी, तो ये तब की बात है। तो 6 साल तो किसने देखे। यहाँ तो 6 महीने बाद जो अगला चुनाव आ जाएगा कोई, तो उसी में बागी जो है वो अंदर हो जाते हैं। चलिए, अच्छी बात है। कल बड़ी बड़ी रैलियां होनी है जी, कल भी। और कल जगत प्रकाश नड्डा भी गरजेंगे हिमाचल प्रदेश में। 3 नवंबर को जो चंबा की डलहौजी में जनसभा करेंगे, उसके बाद कुटलैंड में जनसभा को संबोधित करेंगे और फिर 2 तारीख को जो है दूसरा जो कार्यक्रम हो 3 तारीख का, वो जयराम ठाकुर जी कांगड़ा के शाहपुर में, फिर भोरंज में और फिर सुजानपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अर्की में जनसभा करेंगे और उसके बाद कांगड़ा के जयसिंहपुर में वो एक जनसभा करेंगे और फिर देहरा जाएंगे। देहरा कोई नहीं तेरा वाले देहरा में, जहां रमेश धोला बहुत दिलचस्प दंगल में फंसे हुए हैं, वहां ट्रायंगल में फंसे हुए हैं। लेकिन कल जो नजरें रहेंगी वो रहेंगी केजरीवाल पे। केजरीवाल कल आ रहे हैं और वो सोलन में रोड शो करेंगे। हालांकि ये अलग बात है कि उस रोड शो से पहले उनको झटका लगा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी कुलवंत सिंह बाठ आज बीजेपी में शामिल हो गए और ये सोची समझी रणनीति के तहत केजरीवाल को झटका दिया होगा कि तुम आओ, हम करंट देंगे यहाँ से। तो ये लुका छुपी, ये बदला बदली, इसी का एक खेल का हिस्सा है जो लगातार चली हुई है यहाँ पे। तो आज कुलवंत सिंह भाट ने बीजेपी में ज्वाइनिंग कर ली है और उन्होंने उसके बाद जाहिर तौर पे है, वो नैना देवी के रहने वाले बेसिकली, उन्होंने जाहिर तौर पे अपनी जो पुरानी पार्टी थी उस पर कई आरोप लगाए हैं। अब देखना होगा कि ये टिकटार्थी थे, टिकट नहीं मिली इसलिए नाराज हैं, ये क्या कहानी है, ये बात की बातें हैं, तमाम कहानियाँ आप जानते हैं। तो ये था मामला जी। केजरीवाल आएंगे। 5 को नरेंद्र मोदी की जनसभा है सोलन में, 5 को ही जो है कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, 4 को बीजेपी का मैनिफेस्टो है, उस पर भी नजर रहेगी। लेकिन मैनिफेस्टो से पहले मुझे याद आया कुछ ऐसे मुद्दों का जिन पे चर्चा होनी बहुत जरूरी है। गाहे बगाहे हो रही है, मैनिफेस्टो आ रहा है तो उसमें होनी चाहिए, और क्यों ना हो। कांग्रेस 10 गारंटियां दे चुकी है पहले से ही, लेकिन अभी जो है अभी कांग्रेस के मैनिफेस्टो भी आना है और कांग्रेस ने कह दिया है कि उनका मैनिफेस्टो जो है वो 5 तारीख को आने वाला है। तो मैनिफेस्टो वाला मैं निकाल लेता हूँ, कांग्रेस की जो स्टेटमेंट आई उसमें क्या क्या हो सकता है। दस गारंटियां वो पहले दे चुकी हैं और 5 तारीख को अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करेंगे। माना जा रहा है कि इसमें कर्मचारियों, किसानों, बागवानों, महिलाओं, स्वास्थ्य व शिक्षा के क्षेत्र के लिए कुछ और वादे होंगे। कर्मचारियों के लिए तो वादा उन्होंने कर दिया ओपीएस का, ओपीएस पे बात आएंगे, अभी हम विस्तार से बात करेंगे। ओपीएस का वादा वो कर चुके हैं। अब जो है 68,000 पदों पर भर्ती और किसानों के, बागवानों को सब्सिडी की बात हो सकती है। 68,000 पद खाली पड़े हैं, उनकी बात होगी। ये भूपेश बघेल, प्रताप सिंह बाजवा, सचिन पायलट, प्रतिभा सिंह, मुकेश अग्निहोत्री
और सुखविंदर सिंह सुक्खू ये मिलकर जारी करेंगे 5 तारीख को। अभी तक की जो 10 गारंटियां, वो 3 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को ओपीएस, 680 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड युवाओं के लिए, 1500 रुपये भत्ता 21 लाख महिलाओं के लिए, मोबाइल क्लिनिक मुफ्त इलाज 1 से 1.5 लाख ग्रामीण इससे लाभान्वित होंगे, 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 12 लाख यूजर्स हैं जी टोटल मिला के। हर विधानसभा में 4 अंग्रेजी मीडियम के स्कूल और 5 लाख युवाओं को रोजगार 5 साल में, 16 लाख यंग वोटर्स हैं जी। और डेली 10 लीटर दूध खरीदा जाएगा और हर पशुपालक से 100 रुपये के हिसाब से गाय का, भैंस का, और 80 रुपये के हिसाब से गाय का, और इसको मार्केट रेट पर बेचा जाएगा, यानी सब्सिडी दी जाएगी। 2 रुपये किलो के हिसाब से गोबर की खरीद भी होगी, जिसको लेकर काफ़ी चर्चाएं हुई थी गोबर वाले मसले पे। बीजेपी क्या करती है क्या नहीं, ये भी देखना होगा। लेकिन 2-3 बड़े मुद्दे हैं इस प्रदेश के। सबसे पहले हम ओपीएस की बात करते हैं जी। ओपीएस को लेकर पिछले 2-3 दिन से आप बातें सुन रहे होंगे। पहले मंगल पांडे ने कहा कि हमने फैसला ले लिया, अब अनुराग ठाकुर कर रहे हैं कि 5 तारीख तक का इंतजार कीजिए, घोषणा पत्र हमारा आएगा, उसमें देख लेंगे। 5 को तो खैर कांग्रेस का रहा है, 4 को बीजेपी का रहा है। तो उसमें उन्होंने कहा था कि कोई बड़ी चीज़ जो है वो देखने को मिलेगी, लेकिन क्या बड़ा मिलेगा ये जो है अभी उन्होंने नहीं बताया है। तो माना जा रहा है कि उस पर जो है चर्चा हो सकती है। उन्होंने ओपीएस को जो है लेकर थोड़ा इंडिकेट किया है कि ओपीएस को लेकर देंगे। मुख्यमंत्री ने भी कहा था पिछले दिनों कि ओपीएस हम ही देंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है जनाब कि फिर दी क्यों नहीं? अगर आपने घोषणा पत्र में ही देनी है तो फिर ये लेट है। वो कहते हैं ना कि वो जहर देता तो जमाने की नज़रों में आ जाता, वो जहर देता तो जमाने की नज़रों में आ जाता, इसलिए उसने किया यूं कि वक्त पे दवा ना दी। तो जो चीज़ वक्त पे ना दी जाए, जो दवा वक्त पे ना दी जाए, वो जहर हो जाती है। इसका असल भाव इसका यही है। तो वक्त पे ओपीएस तो नहीं दी गई, तमाम चीज़ें थी, तमाम मौके थे, ओपीएस दी नहीं गई। अब कांग्रेस ने ओपीएस को लेकर माहौल बना दिया, तो बीजेपी को लगता है कि मामला कहीं फंस ना जाए, कहीं रिवाज बदलते बदलते रह ना जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कर्मचारी मिलकर कह दें कि रिवाज अच्छा है। ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि ऐसा होगा या नहीं होगा ये देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी ओपीएस को लेकर फिर बड़े नेताओं से ही होगी। तो 5 तारीख का मतलब ये भी हो सकता है कि नरेंद्र मोदी कोई घोषणा करते हैं, हालांकि अपनी भाषण में, अपनी रैलियों में कोई घोषणाएं करते नहीं हैं। अब देखना है कि क्या है क्या नहीं। बीजेपी इस मसले पे फंसी हुई है। 2003 में ये मामला शुरू हुआ था, तब से ये इसने किया, उसने किया, उसने किया, उसने किया की बातें करती हैं दोनों पार्टियां। लेकिन वास्तव ये है कि जिनके साथ हुआ उनके बारे में नहीं सोचा जाता। इसने किया, उसने किया, मैंने नहीं किया, उसने किया, ये तमाम राजनीतियां हैं। लेकिन जिसके साथ हुआ, जो पीड़ित पक्ष है, उसके लिए किसी ने कुछ नहीं किया, ना इसने किया ना उसने किया, किसी ने नहीं किया। और वो बेचारे सड़कों पर रहे, लंबी उन्होंने पदयात्राएं निकाली एनपीएस संघ के तहत। लेकिन वो वास्तविकता ये है कि 1.25 लाख से अधिक कर्मचारी जो हैं अभी उनको भविष्य की चिंता सता रही है। एक आदमी, एक महिला या पुरुष जो भी है, एक कर्मचारी 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल की जो नौकरी करके आता है, तो उसको यही रहता है कि उसने पाई अपने ही पैसे से जोड़ी होगी तो उसको पेंशन के रूप में मिलेगी। लेकिन अब वो बंद हो जाएगी तो जाहिर है उसके लिए दिक्कत है। और इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि एक मेरी पिछले दिनों राजेश धर्माणी, जो मैनिफेस्टो कमेटी के भी सदस्य हैं और चार्जशीट कमेटी के तो अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी जो मुझे लग रहा है कि वो एक हल निकाल सकते। उन्होंने कहा कि मिनिमम पेंशन तय करनी होगी और मैक्सिमम भी तय करनी होगी। पचड़ा कहाँ है कि कुछ अफसरों की मैक्सिमम पेंशन इतनी है कि आम सेकंड और क्लास 3 और क्लास 2 के जो कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह नहीं होती उतनी जितनी आईएएस आईपीएस की पेंशन होती है। तो उन्होंने कहा ये अच्छी बात है, उन्होंने कहा कि मिनिमम तो तय करनी होगी, क्योंकि किसी भी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद सम्मान से जीने के लिए मिनिमम कितना पैसा उसको और उसकी धर्मपत्नी या उसके धर्मपत्नी के साथ साथ जो उसके स्पाउस को चाहिए, जीवन साथी को चाहिए, बेसिकली जीवन साथी, क्योंकि महिला और पुरुष दोनों ही कर्मचारी हैं, तो उसकी धर्मपत्नी या पति को कितनी चाहिए सम्मानजनक राशि, ये सरकार को तय करना होगा। ये 15 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, लेकिन ये बैठ के तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के तय करना होगा। और मिनिमम पेंशन इतनी लगानी चाहिए, जिनकी कम है उनकी उस मिनिमम के दायरे के तहत बढ़ाई जाए, लेकिन जिनकी ज़्यादा है उनको भी नाथना होगा कि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी की बहुत ज़्यादा है और किसी को है ही नहीं।
500-600 रुपये मिल रही है कईयों को, और कई जो है 1.25 लाख तक ले रहे हैं पेंशन। ये जो विषमता है ये समाप्त होनी चाहिए। तो असल मुद्दा ये है, क्या आपको लगता है, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, कि ये ओपीएस जो है ये बरगलाने का मुद्दा नहीं बन गया है, बहलाने का मुद्दा नहीं बन गया है, ये वोट बैंक नहीं बन गया है, जबकि वास्तव ये है कि पीड़ित वर्ग है, इनका एक तरह से राहत दी जानी चाहिए थी। लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने की राजनीति हो रही है। लेकिन मैंने कहा कि जिनके साथ ये हुआ है, वही क्या ना, बीजेपी कह रही कि कांग्रेस के टाइम में कांग्रेस ने किया, कांग्रेस कह रही कि हमने नहीं किया, बीजेपी ने किया, वो कह रहा इसने किया, वो कह रहा उसने किया। लेकिन वास्तविकता ये है कि जिनके साथ हुआ उनके लिए राहत के लिए किसी ने कुछ नहीं किया, यही मामला है जी। उधर वक्त वाली ही बात आ गई, वक्त पे JYT का रिजल्ट नहीं आया, लंबे इसमें से फंसा हुआ है। 817 हो, 556 हो, 447 हो, 939 हो, कोई ना कोई मामला, कोई ना कोई पेचीदगी है। JBT की भर्ती हो, दूसरी भर्तियां, कोई ना कोई पेचीदगी है। हजारों परिवारों के बच्चे नौकरी के लिए मेहनत करते हैं, और जब वो भर्ती किसी न किसी मसले पर कहीं ना कहीं फंस जाती है, तो निश्चित तौर से उन बच्चों को धक्का लगता है। उनकी मेहनत पे पानी फिरता हुआ उनको नजर आता है, तो वो निराश होते हैं। अगर आप एक जगह निराश हैं और आपको लगता है कि बिना कसूर के आप निराश हैं, तो दूसरी जगह तैयारी करने में भी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि आप मेंटली उतने स्ट्रांग नहीं रह जाते। इसलिए ये मसला भी आज हम चर्चा में ले रहे हैं। बहुत से साथियों के आ रहे थे कि ये मुद्दा आप उठाएंगे। अभी मैं कवरेज के दौरान बहुत सी जगहों पे मिला, बहुत से मेरे को साथी मिले, चाहे वो NPS संघ वाले थे, चाहे JYT वाले बच्चे हैं, चाहे पुलिस पे बैंड वाले हैं, वो भी थैंक यू कर रहे थे बेचारे, उनके भी मुद्दे थे। लेकिन वास्तविकता यह है कि वो चाहते थे कि ये मुद्दे को हम एक बार फिर से उठाएं। तो हमने उनसे वादा किया था कि हम बिल्कुल उठाएंगे, और मैनिफेस्टो में इन चीज़ों को एड्रेस करें दोनों पार्टियां, ये हम आग्रह करेंगे दोनों पार्टी से, और हम कोशिश भी करेंगे, इसलिए आपकी मांग उठा रहे हैं। दूसरा, पुलिस रिक्रूटमेंट को लेकर भी मैंने पाया अपने जो चुनावी दौरान में कि बहुत से बच्चों में परेशान जो है रंज है। रंज ये है कि जाहिर है कि सबने तो पेपर नहीं खरीदा था, कुछ चुनिंदा लोगों ने पेपर खरीदा था, लेकिन जिन्होंने दिन रात मेहनत करी थी और सिलेक्ट हुए थे, और जो दोबारा परीक्षा हुई उसमें रह गए। एग्जामिनेशन जो है एक सर्टन दिन का खेल होता है वास्तव में, और सर्टन टाइम का होता है। उस सर्टन टाइम में आपका माइंड का फ्रेम क्या है, आप कितना अटेम्प्ट उसको कर पाते हैं पेपर को, इस पे भी चीज़ें डिपेंड करती हैं। कई बार बहुत इंटेलिजेंट लोग भी उस एक पार्टिकुलर डे पे जब एग्ज़ाम होता है तो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, और कई बार एक एवरेज बच्चा भी परफॉर्म कर जाता है, क्योंकि उसने जो पढ़ा होता है वही उसको आता है और उसका काम बन जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चों को लगता है कि यार ये मेन चीज़ें हैं, ये टफ है, मैं इसको याद कर लेता हूँ, ये सामान्य चीज़ें तो आएंगी नहीं पेपर में। और कई बार ऐसा हो जाता है कि जो उसने छोड़ दिया होता है पढ़ने से वही आ जाता है, तो जाहिर सी बात है कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा नहीं है। ऐसे में जो बच्चे जेन्युइन थे पुलिस भर्ती में और दोबारा वाली भर्ती में रह गए, उनके मन में भी रंज है। ये रंज कैसे दूर होगा मुझे नहीं मालूम। रंज NHM वालों के भी मन में है, उनको भी जुमले ही मिले, उनको भी बेचारे दूसरों को दबा बांटते हैं, और उनको खाली गोलियां मिली, पॉलिटिकल गोलियां मिली। आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, आपके लिए नियमित पॉलिसी ला रहे हैं। आउटसोर्स वालों के लिए भी यही हुआ। एंड जैसे मैं कैबिनेट में बोल दिया कि जी अब इनको निकालना नहीं रास्ता जब तक अगली जो है कार्रवाई नहीं होती, लेकिन अगली कार्रवाई तो अगली सरकार करेगी। कुछ मुद्दों को मैं ये तो नहीं कह सकता, मुझे नहीं कहना चाहिए कि जानबूझ के लटकाया गया, लेकिन कुछ मुद्दे इतने लटक गए कि वही बात होगी कि डिलेड इज डिनाइड। ये हो गया जो मैंने कहा ना कि उसने वक्त पे दवा न दी, तो वक्त पे दवा नहीं मिली और वो जहर बन गई, बीमारी नासूर बन गई। और दिक्कत है अभी नासूर किसको तंग करेगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये बच्चे परेशान हैं। मैं जगह जगह इनसे मिलता हूँ, दूर से दौड़ के आते हैं कि सर आपने हमारा मुद्दा उठाया था, आप चुप क्यों हो गए। हम चुप नहीं होते, हमने मुद्दा उठाया था, हमारे ध्यान में था, हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि इलेक्शन के दौरान इस मुद्दे को फिर से उठाएंगे और इस मुद्दे को रोज उठाएंगे, जो मर्जी हो जाए।
इन चीज़ों पे मैनिफेस्टो में दोनों पार्टियों को क्लैरिटी रखनी होगी। ये हम अपने राज्यों को उस तरह से ना बनाएं कि लास्ट जैसे में कुछ घोषणाएं कर दी, किसी को 4 किलो राशन, किसी को 5 किलो तेल, किसी को 10 किलो शक्कर। एक राज्य में शक्कर की बात भी हुई थी मैनिफेस्टो में कि हर परिवार को साल में इतना घी, इतना शक्कर मिलेगा। फिर कईयों ने बुजुर्गों को भी यात्राएं करवाई थी, यहाँ भी करवाई थी मैनिफेस्टो में। कितनों की हुई, कितनों की नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरह की चीज़ों के लिए जो है लोकतंत्र में कोई अच्छी स्वस्थ छवि के रूप में उसको, उन चीज़ों को नहीं देखा जाता, अच्छी धारणा के साथ उनको नहीं देखा जाता। ये सब वोट बटोरने के हथकंडे हैं। कुछ ना कुछ ठोस होना चाहिए, कुछ ना कुछ नीतिगत होना चाहिए, वही जो है आगे जाके फलीभूत होता है। ये हिमाचल प्रदेश का मतदाता बहुत पढ़ा लिखा मतदाता है, ये छोटे मोटे झांसों में नहीं पड़ता है। इसलिए दोनों ही पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी, 4 और 5 तारीख को जो टेंटेटिव डेट्स आई हैं इनके मैनिफेस्टो की, अगर नहीं भी छपाया है उसमें, तब भी हम उनको आग्रह करते हैं और आगाह भी करते हैं कि इन मसलों पे जरूर कुछ ना कुछ क्लैरिटी करिएगा, अन्यथा पता नहीं क्या हो जाएगा, कौन सा रिवाज पड़ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका जुड़ाव के लिए। लंबा समय हो गया, लंबे समय से आप जुड़े हैं। काइंडली शेयर कर दीजिएगा पसंद आए तो, ताकि और लोगों तक भी पहुंचे। थैंक यू वेरी मच उमेश जी, शुक्रिया शुक्रिया। वो एक शेर है ना कि बन के हादसा बाजार में आ जाएगा, जो हुआ ना होगा वो अखबार में आ जाएगा। अब बीच में अगली वाली लाइन को मैं थोड़ा सा बदल देता हूँ, शब्दों का इस्तेमाल करना अच्छा नहीं रहेगा कि हर किसी की करो कदर, पता नहीं कौन चुनकर सरकार में आ जाएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी।